हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, साइकोलॉजी का क्या लिंक है दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ। और अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि साइकोलॉजी कैसे लिंक्ड है फिलोसफी के साथ, मेडिसन या मेडिकल साइंस की फील्ड के साथ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोलॉजी कैसे तीन ह्यूमैनिटीज़ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है, डैट इज़ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। देखो, एज अ सिस्टर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, यानी कि ये तीनों जो हैं ये सिस्टर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स माने जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। अर्थव्यवस्था की जो कोई भी चीज़ है, इकोनॉमिक्स की कोई भी चीज़ है, उसका लिंक पॉलिटिक्स के साथ है, क्योंकि जैसा सरकार फैसला लेगी, जैसे राजनेता फैसला लेंगे, इकोनॉमी वैसी रन करेगी। और उस फैसले की वजह से इकोनॉमी जैसी चलेगी, उसका जो प्रभाव है वो समाज के लोगों पे पड़ेगा। प्लस पॉलिटिक्स के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी लोगों को प्रभावित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो यही राइटर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये जो सारी फील्ड है, ये आपस में इनको हम सिस्टर डिसिप्लिन्स के तौर पर, सिस्टर सब्जेक्ट्स के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। और ये तीनों के तीनों जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन है, ये साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। साइकोलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड है? आप इन तीनों फील्ड्स की एक एक करके चाहे भले ही बात कर लो। आप बात कर लो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की फील्ड में कौन काम करते हैं? इकोनॉमिक्स की फील्ड में इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, राइट। पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में कौन काम करते हैं? जो पॉलिटिशियंस होते हैं, एक तो उनके बारे में बात होती है। और पॉलिटिशियंस डिसीजंस किसके लिए लेते हैं? वोटर्स के लिए, आम जनता के लिए। और आप सोशियोलॉजी की फील्ड में बात करो तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च को पेश करते हैं, लेकिन वो अपनी रिसर्च लाते कहाँ से हैं? सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो कल्चर है, रीति रिवाज है, परंपरा है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स को, अपनी रिसर्च वर्क को हमें पेश करते हैं। अब अगर सोशियोलॉजिस्ट काम करते हैं सोसाइटी में, तो उनको लोगों की साइकोलॉजी को समझना भी पड़ता होगा थोड़ा बहुत। पॉलिटिशियंस अगर मैक्सिमम वोटर्स से वोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको वोटर्स की साइकोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ता होगा। और जो जनता है वो भी पॉलिटिशियंस की और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए ही वोट करती है। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जब वो अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्री कहते हैं, जो अर्थशास्त्री जो होते हैं, जब वो अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी की सिचुएशन के ऊपर कोई भी चीज़ थ्योरी की फॉर्म में, रिसर्च वर्क की फॉर्म में जब वो दे रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं कि पिछले साल या कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले, मतलब जितनी भी टाइम ड्यूरेशन की वो रिसर्च वर्क है, तो लोगों के ऊपर क्या उसका असर पड़ा। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये चीज़ साइकोलॉजी से कैसे कनेक्टेड हो सकती है कि अगर कोई भी गुड एंड सर्विसेज का अगर प्राइस टैग है, तो वो प्राइस जो है वो अफेक्ट करेगा दो चीज़ों को, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, डैट इज डिमांड एंड सप्लाई को। तो नॉर्मल साइकोलॉजिकल वाली ये चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई कम हो जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा हो जाए और उस चीज़ की डिमांड ना हो तो प्राइस गिर जाएगा। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर के अनुसार ये चीज़ हम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग के अंदर ला सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी ने इन सारे सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स को, लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की फील्ड को एनरिच करा है। अब एक एक करके हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड के साथ साइकोलॉजी कैसे लिंक्ड है। साइकोलॉजी की फील्ड, साइकोलॉजी का डिसिप्लिन हमें समझाने में मदद करता है कि कैसे माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल छोटे लेवल पर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, जो लोग, जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उनको कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर का जो माइक्रो लेवल पर जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो कैसा है।
तो साइकोलॉजी की फील्ड हमें मदद करती है ये समझने में कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उनका सेविंग बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो पैसों की बचत कितना करते हैं, पैसे को खर्च कितना करते हैं, घर खर्च को चलाने के तौर पर जब वो किसी भी पर्सन को सैलरी मिलती है तो कितना पार्ट उनका लगता है ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह के अंदर, और लोगों के अंदर थ्रिफ्टीनेस की भावना यानी कि सेविंग की भावना कितनी है, और अपनी सैलरी के अनुसार लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, यानी कि जितना चादर है उतना ही पैर वो पसारते हैं या फिर चादर से ज़्यादा वो पैर पसारना कंज्यूमर पसंद करते हैं, यानी कि लोन वगैरह उधारी लेकर। अगर ये सारे एस्पेक्ट्स को इकोनॉमिस्ट समझते हैं लोगों के, तो यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का उपयोग तो करा ही जा रहा है। अब जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं वो डेटा यूज करते हैं कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको प्रेडिक्ट करा जाए। अब आप अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वाली बात को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बताता हूं कि इकोनॉमिक साइकोलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड है। मान लो आप एक पर्सन हो एबीसी, और आप अपनी किसी चीज आपने किसी चीज के ऊपर अपनी एक ब्रांड लॉन्च करी। मान लेते हैं कि आप जो है एक नए प्रकार के चिप्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप लोगों को सबसे पहले वो फ्री में टेस्ट करवाओगे। आप जो है मॉल वालों से, दुकान वालों से, शोरूम वालों से अलग अलग एरिया में जाकर, जहाँ पर भीड़ भड़क्का वाला एरिया होता है वहाँ पर जाकर आप खड़े होगे, ठीक है, अपना ब्रांड का एक प्रचार करोगे, लोगों को फ्री में अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाओगे, ये चिप्स जो हैं वो आप टेस्ट करवाओगे। जो लोग आपको रिव्यू देंगे आप उनसे बोलोगे कि मैम सर आप ये चिप्स को टेस्ट करके आप एक बारी हमें फ्री में रिव्यू दे सकते हैं इस ऐप पे जाकर, या फिर आप ये फॉर्म भर दो, या फिर आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिसके बेसिस पर कंपनी को चलाने वाले जो मालिक हैं उनको ये पता लग जाएगा कि क्या हमें इस ब्रांड को बाज़ार के अंदर लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि क्या ये जो चीज़ है चिप्स को लॉन्च करना वो प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर वो एक लॉस मेकिंग डील रहेगी। इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को समझना, कहीं ना कहीं हम बात तो लोगों की कर रहे हैं, उनको टेस्ट करवाकर उनसे रिव्यू ले रही है कंपनी, और फिर कंपनी डिसाइड कर रही है कि हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए क्या, लोगों के अगर रिव्यूज़ नेगेटिव आए हैं, या फिर ठीक है हमने जो ऐसा सोचा था लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी तो लोगों को ये चीज़ पसंद आई है, तो हम इसको बड़ी कंफर्टेबल तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी के बेसिस पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का अनुमान लगा रही है ब्रांड को लॉन्च करके, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके। तो यहाँ पर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी इसी प्रकार से डेटा को यूज़ करते हुए आए हैं इतिहास से लेकर अभी तक, ताकि वो कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकें, जिसके कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को जान सकें, उनके डेटा को यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्ट करी जा सकती है। सिमिलरली जैसे एक छोटी सी जो कंपनी है वो लोगों के सेंटीमेंट्स को, कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को यूज़ करती है अपनी ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि क्या अगर हम कोई भी चीज़ लॉन्च करेंगे, लोगों से हमने रिव्यू ले लिया है, तो क्या ये चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर ये एक लॉस मेकिंग डील रहेगी। तो यहाँ पर 3 स्कॉलर्स के बारे में जिक्र करा जाता है। राइटर यहाँ पर आपको रेफरेंस के तौर पर, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 3 स्कॉलर्स के नाम बता रहे हैं जिन्होंने लोगों के सेंटीमेंट्स को समझते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने का काम करा था, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। और उन महारथियों के नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। एक थे नोबेल प्राइज़ को प्राप्त करने वाले इकोनॉमिक्स की फील्ड में एच साइमन, ठीक है, दूसरे डी कैनेमैन, और तीसरे थे टी शेलिंग। तो इकोनॉमिक्स का क्या लिंक है विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजी के साथ क्या लिंक होता है इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो इकोनॉमिक्स की तरह जो पॉलिटिकल साइंस की जो फील्ड है वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। पर्टिकुलरली
जो लोग सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो लोग पावर में रहना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर सत्ता में आना चाहते हैं और वो पॉलिटिक्स के अंदर घुसने का सोच रहे हैं, तो उनको समझना पड़ता है सबसे पहले नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को, कि हमारे सामने कौन कौन से विरोधी दल, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, कौन हमें चैलेंज पुट कर सकती है, और बहुत सारी पॉलिटिकल समस्याओं का जो निवारण है, जो रेजोल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो हमारी पार्टी कैसे आकर लोगों को देगी। और लोगों के वोटिंग बिहेवियर को भी समझना कि जो लोग हैं वो किस बेसिस पर वोट करना पसंद करते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसी प्रकार का फिर गेम कार्ड खेलते हैं ताकि वो मैक्सिमम अपना जो पॉलिटिकल उल्लू है उसको सीधा कर सकें, यानी कि मैक्सिमम वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब मैक्सिमम वोट बैंक को वो प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप एक एरिया में विधायक या सांसद के चुनाव लड़ना चाहते हो, नगर पालिका के चुनाव लड़ना चाहते हो, सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हो, पंचायती लेवल पर आप कुछ इलेक्शन फाइट करना चाहते हो। आप वहाँ पर वोटिंग बिहेवियर को समझोगे कि यहाँ पर जातिवाद है क्या, लोग जाति के बेसिस पर वोट देते हैं, धर्म के बेसिस पर वोट देते हैं, अपनी ही बिरादरी वालों को वोट देते हैं क्या, फिर या फिर लोग काम को देखकर वोट देते हैं। तो जिस भी प्रकार के लोगों की साइकोलॉजी होगी, अगर उसको पॉलिटिकल पार्टीज और जो राजनेता हैं वो समझ जाएं, तो लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। तो ये लिंक है पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जनता के बिहेवियर को, उनकी वोटिंग बिहेवियर को समझने के लिए। और आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हो कि लोग भी जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी ये देखते हैं कि इस राजनेता ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमें जो प्रोमिस करे थे कि हम 5 साल में ये बदल देंगे वो बदल देंगे, तो ऐसी चीज़ें हुई भी हैं या फिर नहीं हुई हैं। तो जनता जो है वो तख्त को पलटना जानती है अच्छे तरीके से, कि अगर आप जनता को फेक प्रोमिस करे जा रहे हो तो आप उनको धोखे में रखकर बार बार सत्ता में नहीं आ सकते। जनता आप पर पलटवार ज़रूर करेगी और फिर जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को, उनके काम को, उनकी वर्किंग को मॉनिटर करते हुए ही वोट देती है। और जैसा एक पूरा का पूरा राजनीतिक हवा जैसी फैल रखी होती है एक एरिया के अंदर, एक देश के अंदर, उसके अनुसार लोग जो हैं वो वोट करते हैं अपनी फेवरेट पॉलिटिशियंस को या फिर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है। सोशियोलॉजी और जो साइकोलॉजी है, अब हम सोशियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं साइकोलॉजी को। ये तो हमें पता ही है कि सोशियोलॉजी के डोमेन में बात होती है सोसाइटी की, और साइकोलॉजी के डोमेन में बात होती है यहाँ पर इंडिविजुअल की। अब इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का मेंबर है, और सोसाइटी बनी ही लोगों से है ना। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, मेल्स, फीमेल्स, अलग अलग कैटेगरी, धर्म के, जाति के, रंग रूप के जो लोग हैं, उन्हीं से हमारा समाज बना होता है, उन्हीं के रीति रिवाज परंपराओं से हमारा समाज बना होता है। उसी समाज के हम भी पार्ट हैं जैसे दूसरे लोग पार्ट हैं, और हम सब मिलकर एक ऐसा समाज जो है उसकी स्थापना करते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें कि जहाँ पर डाइवर्सिटी तो है ही, हमें देखने को मिलती है डाइवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों में, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, जेंडर को लेकर, लेकिन वहाँ पर एक पीसफुल माहौल से भी सब लोग रह सके। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के जो फील्ड है उनके बीच में गहरा ताल्लुकात है, ताकि हम लोगों के बिहेवियर को समझ सकें अलग अलग सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यानी कि जैसे जैसे सोसाइटी कल्चर लोगों का बदलता है, तो लोगों के बिहेवियर अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी को लेकर कैसे बदल जाते हैं। तो जो इश्यूज हैं विच आर रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, जैसे आपकी परवरिश में या फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितनी अहम भूमिका है पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, आपके रोल मॉडल्स की, जिसको हम अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स भी कहते हैं, ऐसे इश्यूज को समझना। ठीक है। ग्रुप बिहेवियर को समझना, कलेक्टिव बिहेवियर को समझना, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना कि दो धर्मों के लोग, दो जाति के लोग, दो कम्युनिटी के लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हैं एक जगह पर, दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हम सोसाइटी के संदर्भ में ही जान सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को अगर हम सोसाइटल लेवल पर अप्लाई करें तो वो सोशल साइकोलॉजी का पार्ट बन जाता है। इस प्रकार से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के जो डिसिप्लिन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों जो लिंक हैं कि साइकोलॉजी कैसे इकोनॉमिक्स के साथ, साइकोलॉजी कैसे पॉलिटिकल साइंस के साथ, और साइकोलॉजी कैसे सोशियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं
कि साइकोलॉजी का जो डोमेन है वो किस प्रकार से कनेक्टेड है कंप्यूटर साइंस के साथ। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर जो है, आपसे कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर लो या फिर आप कंप्यूटर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात करो, जैसे एआई की आप बात कर लो या फिर बड़े सारे प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अगर आप उनकी बात कर लो, हमें ऐसा लगता है कि ये कितनी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, इंसानों से ज़्यादा ये फास्ट काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इनको बनाने वाले, जैसे आज के समय में आपको एक क्लिक में आंसर्स मिल जाते हैं एआई सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, है ना, या कंप्यूटर आपको एक सर्च के अंदर कोई भी फाइल खोलकर दे देता है, कोई भी चीज़ आप फटाफट से सर्च कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेन से ज़्यादा फास्ट है ये सब चीज़ें। येस, ऑब्वियसली बात है कि ब्रेन को प्रोसेसिंग करने में, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। और अल्टीमेटली हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सिर्फ फ्लैश और बोन और मसल से नहीं बने हुए हैं। हमारे अंदर एक सोशल बीइंग वाला भी एक कंपोनेंट होता है, और हमारे अंदर फीलिंग्स, मूड्स, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को बनाने वाला तो अल्टीमेटली इंसान ही था ना कोई तो इंसान रहा होगा, या ग्रुप ऑफ इंसान रहे होंगे जिन्होंने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद करा होगा, बनाया होगा। तो शुरुआत से ही कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इंसान ये प्रयास करते हुए आए हैं कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड ऐसे डेवलप होनी चाहिए कि हम ह्यूमन माइंड को कंप्लीट तरीके से मिमिक कर सकें। मिमिक का मतलब होता है दोस्तों कॉपी पेस्ट करना, कि जैसे इंसानी दिमाग काम करता है वैसे ही कंप्यूटर जो है, या कोई भी जो टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, फिर चाहे वो आपकी स्क्रीन वाले फ़ोन्स हों या फिर कोई सॉफ्टवेयर्स हों या एआई के जो टूल्स हों, तो वो उनको वैसे ही बनाना कि जिसके जो एंड रिजल्ट्स हैं ये अल्टीमेटली उसको यूज़ करने के बाद हमें बिल्कुल एक रेप्लिका लगे, कि जैसे इंसानी दिमाग जिस हद तक सोच सकता है वैसे ही कंप्यूटर वो वाला काम हमें करके दे सके। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है एज अ टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डिवाइस है। उसके अंदर मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज है कि एक क्लिक के अंदर आपकी सारी फाइल्स कंपार्टमेंटलाइज होकर जहाँ पर भी खो रखी होती हैं वो आपको एक सर्च में मिल सकती हैं, और हर एक चीज़ बड़े सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ठीक है, और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन की, यानी कि आप पैरेलली एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, आप पैरेलल तरीके से एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। यानी कि आपने एक फाइल भी खोल रखी है, प्लस आपका बगल में यूट्यूब भी चल रहा है, कोई एक सर्च इंजन भी चल रहा है, तीन चार चीज़ों के काम एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या ऑक्यूपाइड हो तो पाँच छः चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, कि भाई आपको अपनी रिलेशनशिप की भी टेंशन है, आपको अपनी पढ़ाई की भी टेंशन हो रही है, आपके दिमाग में कुछ एक एक्साइटमेंट भी है, आपको पार्टी फंक्शन में भी जाना है। तो 15-20 चीज़ें इंसान के दिमाग में जैसे एक साथ चल रही होती हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, जिसको हम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये वाला काम, ये सारे काम हमारे ब्रेन भी करता है, हमारा माइंड भी करता है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन माइंड और जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आपके अंदर जब से आप पैदा हुए हो, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज हैं आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड है, कि जो भी चीज़ आप लाइफ में जिस जिस फेजेस में सीखते हो, मैं सिर्फ यहाँ पर किताबी ज्ञान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन के ज्ञान की भी बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो सारी मेमोरीज आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज हैं अच्छी तरीके से, सीक्वेंस उनका बन रखा है कि पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ, पहले वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, फिर बाद में ये वाला एक्सपीरियंस हुआ। और सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो एक साथ आप उनको दिमाग में बार बार रिकॉल करके ला सकते हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरीके से ये सारे काम कंप्यूटर करता है वही रेप्लिका, अब मतलब माइंड जैसा हमारा काम करता है, मैं ऐसा बोलना चाहिए कि माइंड जैसे काम करता है वो रेप्लिका कंप्यूटर ने अपना रखा है। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि वो कंप्यूटर्स को, ठीक है, और ज़्यादा सिर्फ इंटेलिजेंट ना बनाएं आने वाले टाइम में। जैसे आप देखते होगे कि हर साल फ़ोन का एक लेटेस्ट एडिशन आने लग जाता है, जो एप्पल के जो डिवाइसेस हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो मैकबुक्स हैं, वो नई नई आने लग जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज ईजाद होने लग जाती हैं। अब एआई आ गया, अब एआई के अंदर भी रेवोल्यूशन आने लगा है कि आप
दो लोगों को मर्ज करके किसी भी प्रकार की फ़ोटो को जनरेट कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर एआई बेस्ड मूवीज़ भी बनने लग जाएंगी कि आप उसको कमांड तो सिंपली वो आपको मूवी बना कर दे देगा, आपका एआई का सॉफ्टवेयर। तो इंसान जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स हैं वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएं, ठीक है। और सिर्फ इंटेलिजेंट ना बनाएं बल्कि मशीन्स को वो सेंस करना और फील करना भी सिखा सकें, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स के साथ साथ एक और चीज़ डेवलप हुई है, डैट इज़ रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोट्स बनाना, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांस रोबोट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रो ह्यूमनाइड रोबोट्स, ठीक है, कि आप रोबोट से बिल्कुल इंसानों जैसा आप काम करवा सको। फॉर एग्जांपल जैसे इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला ने ये टेस्ला रोबोट बना रखा है, लेटेस्ट है ये इसका रोबोट। तो व्हाट दिस रोबोट कैन डू, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी देखो इंसान की तरह। अब ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल एज इट इज़ इंसान की तरह ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा जो इंसान कर सकता है काफ़ी हद तक उससे मिलते जुलते काम करने में ये सक्षम है। जैसे ये बॉल को कैच कर पा रहा है कितनी एक्यूरेसी के साथ, अब रोबोट ये वाला काम कर पा रहा है, आप सोचो ज़रा, है ना। जो रोबोट है वो पॉपकॉर्न जो है उसको पैक कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो टेस्ला का रोबोट है ये इलॉन मस्क की कंपनी ने बना रखा है इसको, ठीक है। 28 से 30 लाख रुपए का ये मिलता है। तो ये देखो पॉपकॉर्न को भर के दे पा रहा है। अब समझ गए आपके, जैसे ये ऐसी चीज़ें होती हैं तभी ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो एआई है, अब एआई बेस्ड ही तो है ये सब कुछ, जो एआई है, जो मशीन्स हैं वो लोगों को रिप्लेस कर देंगी और लोग जो है उनको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। अब जैसे जो जगलिंग होती है जो इंसान करते हैं, 2-3 बॉलों को पकड़कर, आपने सर्कस वगैरह के अंदर देखा होगा कि 3-4 बॉल्स को जगल करना, तो ये टेस्ला का ये वाला जो रोबोट है, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में ये मतलब फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक मतलब इन सब चीज़ों को कर सकता है, ये देखो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बेसिकली मशीन्स के साथ करा क्या, मशीन्स को यानी कि आपने कमांड दी कि आप उनके अंदर कुछ फीलिंग का एस्पेक्ट डाल रहे हो, उनको सेंस करवा पा रहे हो चीज़ें, अच्छे बुरे की पहचान उनको पता लग रही है ना। इसके इसके बेसिस पर, एंड्रो ह्यूमनाइड रोबोट्स के बेसिस पर एक मूवी भी बनी थी जिसमें साउथ इंडिया के पॉपुलर एक्टर मिस्टर रजनीकांत और नॉर्थ इंडिया की जो फेमस एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, वो थी। रोबोट नाम था उस मूवी का, है ना, जो पार्ट 1 है रोबोट का। तो उसमें ये सब चीज़ें आपने देख रखी हैं, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन डिसिप्लिन्स में, कंप्यूटर साइंस में, रोबोटिक्स की फील्ड में, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट पैरेलली होने लगी है कॉग्निटिव साइंसेस की फील्ड में। कॉग्निटिव साइंस की फील्ड का मतलब ये है कि इंसानी दिमाग किस हद तक और क्या क्या सोच सकता है, उसी सोच विचार के चलते जो इंसान है वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, उसी कुछ नया करने की जद्दोजहद में, उसी कुछ नया करने के पाथ पर चलते हुए नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं। कंप्यूटर्स की फील्ड में, रोबोटिक्स की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, और बड़े सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सब इजाद होने लगे हैं, ठीक है। तो हम लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी को देखेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।